सो हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए और आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्रीवियस क्लासेस में हमने जो बातें करी हैं उनसे ठीक आगे बढ़ेंगे। हमने अब तक सीख चुके हैं कि किरण आरेख यानी रे डायग्राम किस प्रकार से होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो उनके ऊपर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो किस प्रकार से होती है। चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए हम लोग किरण आरेख के बारे में जानते हैं। किरण आरेख के बारे में हमें काफी कुछ चीजें जो है पता है ऑलरेडी, है ना। हमने ये बातें करी है कि हमने 3-4 केसेस में बात करी है, ठीक है। अगर मैं आपको समअप करना चाहूँ, ठीक है, जो हमको आज की क्लास में ध्यान देना है, ठीक है, तो वो ये है नंबर 1 चीज कि हमने देखा किरण आरेख, रे डायग्राम। रे डायग्राम आपके लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रे डायग्राम यानी किरण आरेख। पहला पॉइंट क्या देखा था, अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी तो कहां से चली जाएगी भाई, तो कहां से चली जाएगी, वो टकराने के बाद, किससे, अवतल दर्पण से टकराने के बाद उसके फोकस से होकर गुजर जाएगी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इसी से आपको इमेज फॉर्मेशन समझ में आएगा। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हुई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। अगर उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो गुजरती हुई प्रतीत होती है। डॉट डॉट बढ़ाना पड़ेगा आपको उसको अपोजिट डायरेक्शन में। सेकंड केस अगर बात करें कि अगर कोई किरण इस प्रकार से आ रही है कि वो दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरे। कहां से, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली आपतित किरण, मुख्य फोकस कैपिटल F से हम जिसको निरूपित करते हैं, वहां से इस पर आपतित होने वाली जो किरण होती है वो परावर्तन के पश्चात, गोलीय दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दोनों जो केसेस हैं आपको देखने में मिल रहा होगा, दोनों जो हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। तीसरा केस हमने ये देखा था, अगर वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल C से कोई किरण आपतित होती है तो वक्रता केंद्र कैपिटल C से ही वापस लौट जाएगी, है ना। थर्ड केस हमने ये देखा था। चौथा केस हमने ये देखा था, अगर ध्रुव P पर कोई किरण आपतित होती है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रकाश का परावर्तन जो समतल दर्पण से होता है उसकी तरीके से देखना है। जितना कोण बनाते हुए आएगी, परावर्तन कोण कितना होगा, जितना आपतन कोण होगा, सिंपल बात, ठीक है। चलिए तो इन केसेस को स्टडी करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले आज हेडिंग डाली आज के टॉपिक की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो यहां से बनते हैं, ठीक है। तो हेडिंग पुट ऑन कीजिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। चलिए अब देखिए हमारे पास जो होंगे 6 केस होंगे। पहले मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद ही समझ में आएगी बाकी बातें। चलिए इसके चार्ट को देखते हैं पहले। ये रहा इसका चार्ट। सो ये चार्ट हमको पहले देखना है, ठीक है, और इस चार्ट को भी याद करा दूंगा आपको, अभी याद आ जाएगा, अभी याद हो जाएगा तुरंत, ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी, बस आपको ध्यान से समझना है चीजों को। देखो फर्स्ट केस क्या लिखा हुआ है, हमको क्या पढ़ना है, हमको बिंब की स्थिति, बिंब मतलब जो वस्तु हमारी रहेगी जिसका हमको क्या करना है भाई, जिसका हमको प्रतिबिंब बनाना है। बिंब मतलब वस्तु से है, बिंब मतलब किससे है, वस्तु से है।
बिंब मतलब किससे है? वस्तु से है। तो वस्तु की स्थिति क्या होगी, ठीक है। और प्रतिबिंब मतलब उसकी जो इमेज बनेगी उसकी स्थिति क्या होगी, क्या साइज होगा, कितनी बड़ी होगी, छोटी होगी, है ना, और उसकी प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। प्रकृति में हम लोग बेसिकली 4 बातें करते हैं, वास्तविक है या आभासी है, उल्टा है या सीधा है, ठीक है। तो इसको तो आप याद भी कर सकते हो, बाकी समझाएंगे हम एक एक चीज समझाएंगे, सारे टेबल आप खुद से बना पाएंगे, रे डायग्राम भी बना पाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो बिंब से क्या मतलब हो गया, वस्तु की स्थिति, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसका जो को मैं यहाँ पर आपको इसका एग्जाम्पल से डायग्राम भी समझाऊंगा, ठीक है, और आप इसको रिलेट भी कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहला देखो, सबसे पहला केस हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक अवतल दर्पण बनाता हूं। अवतल दर्पण की बात हो रही है यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। उत्तल दर्पण की बात इसके बाद करेंगे, पहले अवतल दर्पण की बात हो रही है सिर्फ। तो अवतल दर्पण पे देखो, सबसे पहले हमने जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ पर हम प्लेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर सकते हैं कितनी पोजीशंस पर, देखो ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है, ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, हर एक रे डायग्राम में ये तीनों पॉइंट आप बनाएंगे ही बनाएंगे, बहुत ज्यादा कंपलसरी है, ठीक है, ठीक है। और ये लाइन को आप पीछे ना बढ़ाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये CPF हो गया। अब देखो मैं वस्तु को कहां कहां पर रख सकता हूं, ध्यान से देखना। वस्तु को हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे, ये वस्तु है, ये इसका सर है और ये इसका पैर है, समझ गए, ये वस्तु है। अब इसकी प्रतिबिंब अगर ऐसा बन गया तो मतलब इसका सर ये रहा, ठीक है, प्रतिबिंब अगर ऐसा बन गया, ये BA मतलब कि उल्टा बन गया, ठीक है, वो आप रिलेट कर सकते हो। तो वस्तु क्या होगी, AB, ऐसे रखेंगे वस्तु को। तो वस्तु को कहां कहां पर रख सकते हैं, नंबर 1 हम वस्तु को रख सकते हैं, नंबर 1 हम वस्तु को रख सकते हैं अनंत पर, मतलब कि किसी भी पोजीशन पे हो सकती है, ठीक है, किसी भी पोजीशन पे हो सकती है, बट क्या है, बहुत दूर है, ठीक है, किसी भी पोजीशन पे रख सकते हैं पर क्या है, बहुत दूर है, नंबर 1 पोजीशन। नंबर 2 पोजीशन हम क्या रख सकते हैं, C से परे, मतलब C से दूर कहीं, C से पीछे कहीं। अनंत तो क्या हो गया, बहुत दूर हो गया है ना, लेकिन दूसरा जो पोजीशन है C से परे, मतलब C से थोड़ा ही ज्यादा दूर है ना, C से बहुत ज्यादा दूर नहीं, बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा तो अनंत हो जाएगा। अनंत मतलब बहुत इतनी दूरी पर कि जो दर्पण है उससे वो बहुत ज्यादा दूर है, उसकी तुलना में 100-200 गुना दूर है ना। और जो C से परे मतलब जो हमारा दर्पण है उसके ठीक सामने ही है, ठीक है, बट जो उसका वक्रता केंद्र है उससे थोड़ा सा दूर है। C पर मतलब यहाँ पर, C तथा F के बीच मतलब यहाँ पर, F पर मतलब यहाँ पर, और P तथा F के बीच मतलब यहाँ पर। तो ये पोजीशंस मिली है मुझे किसकी, ये पोजीशंस मिली है मुझे वस्तु की। वस्तु को मैं इन पोजीशन पर रख सकता हूं। बिंब मतलब वस्तु। तो कौन कौन सी पोजीशन, कितनी पोजीशन है भाई, कितनी पोजीशन है वस्तु को रखने की, वस्तु को रखने की हमारे पास है पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, सॉरी ऊपर लिखता हूं मैं नंबरिंग, चलिए ऊपर लिखता हूं, इस पोजीशन पे 1 नंबर, ठीक है, और इस स्थिति पर रह सकती है, इस पर, इस पर, इस पर और इस पर, 6 पोजीशन। आ गया समझ में। पहले मैं टेबल याद करवा रहा हूं, टेबल कैसे याद करना है, टेबल याद हो जाएगा, अभी हम इसको समझेंगे भी, ठीक है। तो 6 पोजीशन हो सकती है, 6 की 6 मैंने यहाँ समझा दी आपको कहाँ कहाँ हो सकती है। कहाँ से आना है आपको, इधर से आना है, इधर से आना है, इधर से 1 2 फिर C, फिर इसके बीच, फिर F, फिर F और P के बीच। आ गया, याद हो गया। अब इनकी इमेज कहां पर बनेगी, तो इमेज के लिए ध्यान देना, इमेज के लिए ध्यान देना, इमेज को याद करने का तरीका बता रहा हूं, इमेज के लिए आप ध्यान देना। इमेज देखो, अनंत वाला केस छोड़ दो सॉरी, अनंत वाला केस याद रखो, इधर 1 है ना, नंबरिंग आपको यहां से डालनी है F से, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। क्या बोला, नंबरिंग कहां से डालनी है, F से। अब देखो, अब इसको मिलाओ, अब इसको देखो, अभी याद हो जाएगा तुरंत। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है भाई, फोकस पर, समझ में आया, ये देखो। नंबर 2, जब C से परे है तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है भाई, देखो C और F के बीच में, ये नंबर कहां लिखा हुआ है, 2C और F के बीच में। नंबर 3, जब C पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है भाई, देखो ठीक C के नीचे लिखा हुआ है नंबर, मतलब C पर बन रहा है। नंबर 4, जब C और F के बीच में है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, देखो C से परे बन रहा है, C के पीछे लिखा हुआ है 4 नंबर। और नंबर 5, जब F पर रखा हुआ है तो कहां बन रहा है प्रतिबिंब, जब F पर रखा हुआ है तो कहां बन रहा है प्रतिबिंब, देखो सीधा यहां पर, कहां पर, अनंत पर बन रहा है।
बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपको याद करिए, ये मैंने टेबल याद करने का तरीका बता दिया। और लास्ट वाला केस याद रखना, पी तथा एफ के बीच होगा तो दर्पण के पीछे, ये लास्ट केस अलग है पूरा। देखो पी तथा एफ के बीच दर्पण के पीछे, ये सबसे अलग केस है। और आभासी तथा सीधा, बाकी सब में वास्तविक और उल्टा लिखा हुआ है। बाकी सब में क्या लिखा हुआ है? वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, ये दो टेबल तो याद हो गई। अभी मैं याद कर रहा हूँ, ठीक है, अभी इसको समझाऊंगा। अभी ये दो पार्ट तो याद हो गए, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। ठीक है, ऐसे नंबर डाल के याद कर लेना है। ठीक, अब इसके बाद मैं आपको याद करवाता हूँ ये थर्ड वाली टेबल कैसे याद करना है। तो यहाँ पर साइज जो है बढ़ रहा है, यहाँ पर साइज जो है बढ़ रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है। देखो अत्यधिक छोटा, फिर छोटा, फिर वस्तु के मतलब थोड़ा बड़ा हो गया वस्तु के बराबर, फिर वस्तु से बड़ा, फिर वस्तु से बहुत बड़ा अत्यधिक विवर्धित, फिर बड़ा विवर्धित। ठीक है, तो साइज आप ऐसे लिख सकते हैं, बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं साइज बढ़ रहा है। और लास्ट वाला टेबल हमको याद हो ही गया, सब में वास्तविक तथा उल्टा लिखा हुआ है, लास्ट में आभासी तथा सीधा लिखा हुआ है। तो टेबल तो पूरी याद हो गई। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताइए हम वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ, इसके प्रतिबिंब का साइज बताओ और इसके प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, तो आप टेबल याद करके फटाफट से बता सकते हैं कौन सा केस आपसे पूछा हुआ है। लेकिन अब एग्जाम में आगे किरण आरेख बनाओ, एग्जाम में आ गया किरण आरेख बनाइए इसका, तो किरण आरेख में आप फंस जाएंगे। ठीक है, किरण आरेख आप याद नहीं रख सकते। किरण आरेख के लिए आपको दो बातें, दो जो पीछे किरण आरेख, सॉरी हाँ, जो पीछे हमने किरण आरेख देखा था ना, ये याद रखिए बस। अभी किरण आरेख भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अब इनका किरण आरेख देखते हैं, इनका रे डायग्राम देखते हैं 1 by 1। चलिए, तो बहुत जल्दी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, बस आपको 1 by 1 सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखना और समझना है। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, जब कभी आपको कोई इमेज बनानी होगी यानी कोई प्रतिबिंब बनाना होगा, उसके लिए दो चीजें ध्यान रखना। आपको चाहिए दो परावर्तित किरणें, दो रिफ्लेक्टेड रेज का प्रतिच्छेद बिंदु, बस ये ढूंढना है। दो परावर्तित किरणें आपको चाहिए और उनका प्रतिच्छेद बिंदु ढूंढना है, बस इतना काम करना है। लिख लीजिए, इसे नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, दो परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु ढूंढेंगे। ठीक हो गया। चलिए अब इसको 1 by 1 समझते हैं। देखो पहला केस, देखो पहला केस देखिए, जो वस्तु देखिए कहां पर रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है अनंत पर, नीचे लिखा हुआ भी है। देखो ये रहा, मैंने ये वाला केस बताया था कि वस्तु कहां पर है, अनंत पर। तो जब अनंत पर कोई वस्तु होती है, अनंत पर कोई वस्तु होती है, तो उससे प्रकाश किरणें ऐसे आती हैं मानो कि क्या आ रही हो, मानो कि क्या आ रही हो, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो। तो देखो ऐसे ये आ रही है और ये आ रही है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ चली जाती है भाई, कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर। तो ये वाली किरण कैसे जाएगी भाई, ये फोकस एफ ये रहा, यहां से होकर जाएगी, और ऐसे ही ये वाली किरण भी फोकस से होकर जाएगी एफ से। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों किरणें फोकस से होकर गई। मैंने क्या कहा, आपको क्या ढूंढना है, आपको ध्यान देना है बस प्रतिच्छेद बिंदु। तो ये रहा इनका प्रतिच्छेद बिंदु, क्या आपको दिख रहा है इनका प्रतिच्छेद बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा। बस ये प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया, मतलब कि ये आपकी इमेज है, ये आपकी क्या है, इमेज। तो देखिए भाई वस्तु इतनी बड़ी है, इमेज देखिए यहाँ पर बहुत छोटी सी बिंदु साइज इमेज बन रही है। तो आप पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट, वस्तु की स्थिति कहां पर है, अनंत पर। वस्तु की स्थिति कहां है, अनंत पर। वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बन रहा है, फोकस पर, एफ पर। ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट, वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसका साइज क्या है, तो देखो बिंदु रूप में बन रहा है, बिंदु साइज, बिंदु साइज बहुत ही छोटा, मतलब ऑब्जेक्ट कितना बड़ा होगा, हमको वो छोटे से बिंदु जैसा दिखेगा। ठीक है, नंबर फोर्थ, इसकी प्रकृति, प्रकृति में आपको लिखना है वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा सीधा। इसका मतलब समझाऊंगा अभी। दर्पण के आगे जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो सारे वास्तविक होंगे, मिरर के आगे जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वास्तविक, वास्तविक यानी कि रियल होंगे। और दर्पण के पीछे जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा। समझ में आई बात। तो इसमें सारे के सारे प्रतिबिंब जो होंगे दर्पण के आगे बनेंगे, एक्सेप्ट जो लास्ट वाला केस है उसको छोड़ करके। तो ये चारों पॉइंट देखो टेबल में भी इसी प्रकार से लिखे हुए हैं।
बिंब की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर, प्रतिबिंब का साइज बिंदु साइज मतलब कि अत्यधिक छोटा, और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा लिखेंगे। अब यहां पर आपको समझ में नहीं आएगा उल्टा सीधा का क्या मतलब है, नेक्स्ट केस से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट समझ में आ गए, ये वाला केस समझ में आ गया, ये वाला किरण आरेख। ठीक है, नेक्स्ट केस पर चलते हैं। नेक्स्ट केस में दोबारा से हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं। अभी देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, यहां पर, ये रहा ए बी। ठीक है, ये कहां पर है, सी ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से दूर मतलब वक्रता केंद्र से परे। तो ये कौन सा केस है, ये हमारे पास दूसरा केस है, वक्रता केंद्र से परे। वक्रता केंद्र को हम सी से लिखते हैं, सी से परे। अब मैंने क्या कहा, हमको दो आपतित किरणें लेनी है। हमको क्या लेनी है, दो आपतित किरण। तो चलिए लेते हैं। पहली किरण तो आप सीधे हमेशा समांतर लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे। पहली आपतित किरण आप हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे। और दूसरी किरण आप इस केस में कहां से ले लीजिए भाई, वक्रता केंद्र से गुजरती हुई ले लीजिए। कौन सी ले लीजिए, वक्रता केंद्र से गुजरती हुई। ठीक है, अब दोबारा से वही केस, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है वो क्या आपतित होती है, वो कहां से चल जाती है, फिर फोकस से होकर। तो ये वाली किरण तो फोकस से होकर चल जाएगी। किरण आरेख ध्यान है ना, रे डायग्राम ध्यान है। ठीक है, तो ये वाली किरण तो कहां से होकर चल जाएगी, मुख्य फोकस से। अब ये दूसरी वाली किरण देखिए, जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, हमने पढ़ा है वो वापस उसी रास्ते लौट जाती है। तो ये इसी रास्ते वापस लौट जाएगी। देख पा रहे हैं, इसी रास्ते वापस लौट गई। अब मैंने क्या कहा, इमेज ढूंढने के लिए आपको दोनों जो परावर्तित किरणें हैं, दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज है, तो रिफ्लेक्टेड रेज यहां पर मिल रही है, इस बिंदु पर देख रहे हैं आप। दोनों नीले रंग की जो रिफ्लेक्टेड रेज है, परावर्तित किरणें, वो कहां पर मिल रही है, इस बिंदु पर। मतलब ये हमारा कौन सा बिंदु हो गया, प्रतिबिंब का बिंदु, इमेज फॉर्मेशन का बिंदु। और ये बिंदु कहां है, देखो सी यहां पर है, एफ यहां पर है, सी और एफ के बीच में। तो इसमें सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, सी तथा एफ के बीच। समझ में आई है ये बात। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, सेकंड वाला केस चला इसीलिए सारे 2 लिख रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे साइज। तो देखो भाई, ये रही हमारी वस्तु इतनी बड़ी, और ये रहा उसका प्रतिबिंब। तो वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब छोटा है, हम देख पा रहे हैं, हम क्लियरली ये चीज देख पा रहे हैं। हम क्लियरली ये चीज देख पा रहे हैं कि वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब छोटा है। तो प्रतिबिंब में क्या लिखेंगे भाई, छोटा है। और लास्ट केस क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति तो वास्तविक है क्योंकि प्रतिबिंब के सामने बना है। और अब समझ में आया कि उल्टा क्यों बोल रहे हैं। देखो प्रतिबिंब ऐसे रखा हुआ है, और वस्तु ऐसे रखी हुई है और प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है ना। तो वास्तविक तथा उल्टा, ऑपोजिट, इन्वर्टेड बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो टेबल में चेक कीजिए, बिंब की स्थिति सी से परे, प्रतिबिंब की स्थिति एफ सी के बीच, प्रतिबिंब का साइज छोटा, वास्तविक तथा उल्टा। अब आप समझ गए होंगे, बाकी केसेस आप लोग इजीली कर सकते हैं। बाकी केसेस इजीली कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट केस पर चलते हैं। नेक्स्ट केस सी वाला है। ठीक है, सी में देखिए हमने वस्तु को कहां पर रखा है, अब की बार वस्तु जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गई। अब की बार वस्तु कहां पर आ गई है, वक्रता केंद्र सी पर। चलिए इस बार वस्तु को कुछ दूसरे कलर से दिखाते हैं। ये देखिए वक्रता केंद्र सी पर वस्तु आ गई है। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको 2 किरणें चाहिए। तो 2 किरण लेते हैं। पहली आपतित किरण मैंने बोला है समांतर लेंगे मुख्य अक्ष के हमेशा। दूसरी लेंगे, इस बार फोकस से ले लीजिए, क्योंकि वक्रता केंद्र पर वस्तु है, उसके बाद का जो बिंदु नेक्स्ट है वो फोकस है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। लेने को हम लोग ये वाली भी ले सकते हैं। देखो ये वाली आपतित किरण भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। प्रतिबिंब उसी जगह पर बनेगा जहां पर उसको बनना है। तो एक बार मैं जो फोकस से गुजरती हुई आपतित किरण है उससे आपको प्रतिबिंब बनाकर दिखाता हूं। नेक्स्ट केस में जो ध्रुव पर पड़ने वाली आपतित किरण होगी उससे बना करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो
ये वाली जो किरण होगी ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर है किरण। ठीक है, तो कुछ ऐसी गुजरती हुई है चली जाएगी। ठीक है, और जो दूसरी वाली किरण है जो कि फोकस से होकर आई है, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। दोनों किरणें कहां पर प्रतिच्छेद हुई? यहां पर, मतलब प्रतिबिंब बनेगा यहां पर। इसके ऊपर ठीक कौन सा बिंदु है? सी। मतलब कि जब वस्तु हमने रखी सी पर तो उसका प्रतिबिंब भी बना सी पर। ठीक है, जब वस्तु रखी सी पर तो उसका प्रतिबिंब भी बना सी पर। अब इसको ना ये वाले तरीके से मैं बता देता हूं आपको। इन केस अगर हम लोग वस्तु को रखते हैं, सॉरी, इन केस हम ये वाली किरण लेते हैं, ये वाली, ठीक है, तो ये इतने ही डिग्री का कोण बनाती हुई निकलेगी यहां से, इतने ही डिग्री का कोण बनाती हुई निकलेगी, है ना। पी वाले केस में हमने देखा है कि जितने डिग्री के कोण से आती है उतने डिग्री के कोण से जाती है। तो देखिए प्रतिच्छेद बिंदु हमको जो है सेम मिल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम सिर्फ जो डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है सिर्फ वही वाली आपतित किरण ले, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी तरफ से ये वाली किरण भी ले सकते हैं जो कि ध्रुव पर आपतित हो रही है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो चलिए, तो हमें आपतित किरण, सॉरी, हमें प्रतिबिंब की स्थिति मिल चुकी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो प्रतिबिंब है वो छोटा है या बड़ा। तो देखो भाई, वस्तु का साइज ये रहा और प्रतिबिंब का साइज ये रहा। आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों का साइज क्या है? बराबर है। तो वस्तु के समान साइज है, वस्तु के समान साइज है प्रतिबिंब का। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है कि प्रतिबिंब कैसे है भाई? प्रतिबिंब अगर दर्पण के सामने बना है तो वास्तविक है, तथा हम देख सकते हैं उल्टा प्रतिबिंब है, क्योंकि वस्तु ऐसे रखी है, प्रतिबिंब ऐसे बनना है नीचे को। ठीक है, अगर वस्तु ऐसे रखी होती प्रतिबिंब भी ऐसे बनता, मतलब सीधा होता। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग टेबल पे भी चेक कर सकते हैं। ये वाला देखिए, सी पर रखी वस्तु, प्रतिबिंब सी पर बना, समान साइज की इमेज बनी, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस पढ़ते हैं जो कि फोर्थ केस है। फोर्थ केस में हम लोग देखने वाले जब वस्तु को हमने कहां पर रखा, इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन क्या आ जाएगी भाई? सी और एफ के बीच में। तो अब की बार आपने वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा, ये देखिए, क्या आप देख सकते हैं वस्तु को? ठीक है, ए भी वस्तु का, ए भी वस्तु है। सो देखिए, ए भी हमारे पास वस्तु है, ये रही वस्तु। ठीक है, और इसको हमको क्या करना है? वापस से क्या लेंगे? इससे गुजरती हुई प्रकाश किरणें, तो वापस से दो लेंगे। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, ठीक है, एक लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। सो वस्तु के से एक किरण लेंगे हम, एक आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी, ये हम जानते हैं। और दूसरी किरण हम लोग ये वाली भी ले सकते हैं। ठीक है, और हमने कौन सी ली है भाई? वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली, ये वाली। तो वक्रता केंद्र से आपतित और वहीं से परावर्तित, तो दोनों किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु मुझे मिल रहा है यहाँ पर, मतलब सी से परे। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो वस्तु का जो साइज है, वस्तु की स्थिति सी और एफ के बीच, प्रतिबिंब सी से परे, साइज बहुत बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा। मैं लास्ट वाला केस बताता हूं आपको। ठीक है, लास्ट वाला केस हम लोग समझते हैं। लास्ट वाला केस समझाता हूं सीधे, जिसमें कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, वो समझना थोड़ा सा जरूरी है। बाकी ये केसेस तो आपके समझ में अब आ गए होंगे। ठीक है, ये वाला केस खुद से समझेंगे। अब है हमारे पास लास्ट वाला केस। इसमें देखिए, इसमें हमने वस्तु को कहां पर रखा है? एफ और पी के बीच में। लास्ट वाले केस में देखिए वस्तु कहां पर है? एफ और पी के बीच में। ठीक है, वापस से अब दो किरणें लीजिए। तो पहली तो हम आपतित किरण ये वाली ले सकते हैं, जो कि कहां से होकर जा रही है? ध्रुव पी से होकर। तो जितने कोण से ये आती है उतने ही कोण से जाती है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। सपोज ये 30 डिग्री के कोण से गिरी तो 30 डिग्री के कोण से निकल गई परावर्तित किरण। ठीक है, अब दूसरी किरण में ले लेता हूं, चाहे फोकस से ले लीजिए चाहे वक्रता केंद्र से ले लीजिए। तो आसान हमारे लिए वक्रता केंद्र से है। क्यों? क्योंकि यहां से जो किरण आती है वो इसी रास्ते वापस आ जाती है। ठीक है, अब देखिए, ये रही एक परावर्तित किरण और ये रही एक परावर्तित किरण। मैंने कहा जहां पर ये परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करेंगी वो हमारा बिंदु होगा प्रतिबिंब का। बट हम देख रहे हैं इस दिशा में ये दोनों किरणें जो है दूर दूर जा रही है, ये मिलेंगी नहीं कहीं। मतलब यहां पर इस दिशा में मुझे कहीं प्रतिच्छेद बिंदु नहीं मिलेगा, इस दिशा में मुझे प्रतिच्छेद बिंदु नहीं मिलेगा दर्पण के सामने। तो क्या होगा? तो मैं इनको पीछे के डायरेक्शन में बढ़ा करके इनका प्रतिच्छेद बिंदु ढूंढूंगा। पीछे के डायरेक्शन में बढ़ा करके इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु मिला, अब की बार वो प्रतिबिंब की स्थिति होगी।
तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है भाई? दर्पण के पीछे। ये दर्पण के आगे वाला पार्ट है, ये दर्पण के पीछे वाला पार्ट है। तो हमने वस्तु को रखा कहां पर? हमने वस्तु को रखा P तथा F के बीच, प्रतिबिंब बना दर्पण के पीछे। अब साइज देखिए, वस्तु का साइज देखिए, वस्तु इतनी छोटी है, वस्तु का साइज ये रहा, और प्रतिबिंब देखिए वस्तु से बड़ा देखने को हमको मिल रहा है, देख सकते हैं हम, ठीक है। तो जो साइज है वो विवर्धित बड़ा, यानी इसे हम कहते हैं मैग्निफाइड, लार्जली मैग्निफाइड भी बोल सकते हैं। प्रकृति देखिए आभासी तथा सीधा, तो मैंने आपको बताया था अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो वो हमेशा कैसा होगा, उसकी प्रकृति आभासी होगी। और आप देख रहे हैं वस्तु को इस प्रकार से रखा गया है, प्रतिबिंब भी इसी प्रकार से बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। तो ये है आपके अवतल दर्पण से जो बनने वाले प्रतिबिंब हैं, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख, ठीक है। घर में आप क्या करेंगे, किरण आरेख को स्केल से बनाएं, ठीक है, स्केल से और मेजरमेंट लेकर के अच्छी तरीके से नाप करके बनाएंगे तो आपका काम हो जाएगा आसानी से। सो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।